नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। वक्त देशहित का है। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देशहित में सबसे पहले कवर स्टोरी एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए कवर स्टोरी में आज हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। अदरक वर्सेस अराजक। जो प्रधानमंत्री की तरफ से अदरक वाला उदाहरण दिया गया और किस तरह की अराजकता दिखी है, वो दोनों चीजें आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अदरक वर्सेस अराजक। और 8:30 बजे हलाल का झटका 8:27 पर देशहित के अगले पड़ाव पे। देखिए, किसान सरकार के बीच भ्रम की दीवार और मोदी का प्रहार। आज अटल जयंती के दिन, अटल बिहारी वाजपेयी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आज एक सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश की। देखिए, प्रधानमंत्री ने, आपको पता होना चाहिए, आज 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा कराए हैं 18 सेकंड के अंदर अंदर। ये रही रुपए ट्रांसफर करने की वो तस्वीर। देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 9 करोड़, 6 राज्यों के 9 करोड़ किसान और सेकंड्स में 18,000 करोड़ ट्रांसफर, सेकंड्स में। और आज किसान आंदोलन का ये अच्छी तस्वीर आज की दिखाना आपको जरूरी। लेकिन किसान आंदोलन का आज 30वां दिन है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज 6 राज्यों के किसानों से बात की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ओडिशा के किसान प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में शामिल हुए। 80 मिनट की यह बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने 20 मिनट सिर्फ किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी और किसानों के विचार समझने और उनको हल करने की दरअसल कोशिश की गई। देखिए, लेकिन आज की खबर क्या है। अरुणाचल प्रदेश के किसान से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने आज फिर कृषि कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश की। अदरक की खेती करने वाले किसान से पूछा कि क्या अदरक मतलब जिंजर के साथ क्या जमीन भी चली जाती है क्या? प्रधानमंत्री देखिए, जहां एक तरफ अदरक का उदाहरण देकर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अराजकता की तस्वीर भी आज सामने आई। ये पूरी तस्वीरें फुल स्क्रीन पर अगर ये तस्वीरें हम डाल सकें, आप हैरान हो जाएंगे ये तस्वीरें देखकर। ये देखिए आप, ये किसान है, ये अराजकता की तस्वीर। देखिए आप तस्वीर देखिए। किसानों को तय करना है कि वो इस अराजकता के साथ हैं या प्रधानमंत्री के अदरक वाले उदाहरण को वो समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। ये किसानों को तय करना है। देखिए, क्या झूठ और दुष्प्रचार की दीवार इतनी मजबूत होती है क्या कि सच का हथौड़ा भी उस दीवार को ना गिरा पाए? ऐसे ही सच के हथौड़े से आज फिर प्रधानमंत्री ने सरकार और किसानों के बीच खड़ी भ्रम की दीवार को आज फिर गिराने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश के किसान के साथ प्रधानमंत्री मोदी का कुछ सेकंड्स का यह संवाद महीने से चल रहे आंदोलन के खत्म होने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। सुनना चाहिए पूरा संवाद आपको। गगन जी नमस्कार। ये है गगन पेरिंग, पेशे से किसान हैं। दिल्ली से 2,500 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और आज ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानून पर इनसे बात की। सवाल पूछे और गगन पेरिंग के जवाब ने प्रधानमंत्री का काम आसान कर दिया। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है, वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं कुछ राजनीतिक दल। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ संवाद कर रहे थे, उसी दौरान दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के बाजपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही थी। दिल्ली जाने के लिए प्रशासन के बैरिकेड को ट्रैक्टर से रौंदते ये लोग खुद को किसान कह रहे हैं।
लेकिन ऐसी हरकतों से क्या वो किसान कहलाने लायक हैं भी? तो एक तरफ अदरक वाला किसान है जो भ्रमजाल में नहीं फंसता, तो दूसरी ओर किसान के नाम पर कुछ ऐसे अराजक भी हैं जो नियम कायदों को ट्रैक्टर से कुचलना चाहते हैं। हजारों किसानों के संघर्ष पर पानी फेरना चाहते हैं, जो 30 दिनों से दिल्ली बॉर्डर के आसपास सर्दी में सड़क पर डटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में आंदोलनकारी किसान विपक्ष के फैलाए भ्रम के शिकार हैं। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर गुरुवार को राहुल गांधी का ड्रामा पूरे देश ने देखा था। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चेतावनी दी थी। आज प्रधानमंत्री ने उन्हें करारा जवाब दिया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने नए कृषि कानून का विरोध करने वाले राहुल गांधी को केरल की याद दिलाई और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी नहीं भूले। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। किसान आंदोलन का आज 30वां दिन है और आज किसानों के साथ 80 मिनट की बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि वो किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। अब निर्णय किसानों को लेना है। रवि त्रिपाठी के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के नेता राजनीति में जिंदा रहने के लिए जड़ी बूटी खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान को सुनते वक्त राहुल गांधी का चेहरा जरूर याद रखिएगा। सुनिए। दोगली नीति लेकर के चल रहे हो, ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। एक और ईमानदार प्रयास सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से किसानों को समझाने का, ये झूठ और भ्रम की दीवार गिराने का। अटल जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों को नए साल से पहले उपहार भी दिया। आप जानते हैं 18,000 करोड़। आज किसानों से बातचीत के दौरान एक और बात पता चली, वो ये कि अब कृषि कानून को लेकर किसानों का भ्रम टूट रहा है। नया साल शुरू होने से सिर्फ 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाया और 16 सेकंड में 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए जमा हो गए।
इसे आप प्रधानमंत्री की ओर से किसानों को नए साल का उपहार भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत इस तरह से रुपए भेजने की ये पहली तस्वीर है। अब मैं आपको यहां दर्ज कुल संख्या भी बता देता हूं। कुल किसान है 9,04,90,345। इन सभी किसानों को 2-2 हजार रुपए मिले और इन्हें मिलने वाली कुल रकम है 18,098,06,90,000 रुपए। पैसे आने का मोबाइल संदेश दिखाते ये हैं किसान संत सिंह सिरोही। 65 साल के संत सिंह उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले हैं। इनके मोबाइल में मैसेज में लिखा आया है क्रेडिटेड विद 2000 रुपीज। तारीख और समय भी दर्ज है। देखिए 25 दिसंबर 2020 की तारीख यानी कि आज की तारीख, और समय भी लिखा है 1:20 पर उनके मोबाइल में मैसेज आया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उनके बैंक खाते में 2000 रुपए जमा हो गए। किसानों के बैंक खाते में पैसे जमा करने के बाद प्रधानमंत्री ने किसानों से बातचीत शुरू की। संत सिंह ने भी प्रधानमंत्री की बात सुनी और उनका भ्रम भी दूर हो गया। जो कृषि बिल है, नए कृषि बिल कितने फायदेमंद है? ये जो कृषि बिल है तीनों ये पूरे टोटली किसानों को फायदे के लिए हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा किसानों को फायदा ये है कि किसान के पास यदि लागत के लिए पैसा नहीं है तो कंपनी आएंगी और वो किसान से एग्रीमेंट करके उसकी फसल बोएंगी, सारा खर्चा वो लगाएंगी और उसका रेट भी वो फसल बोने से पहले ही तय करेंगे। ये हैं राघवेंद्र त्यागी, हापुड़ के दोयमी गांव के रहने वाले हैं। 35 साल के युवा किसान हैं। 1 एकड़ की खेती है इनकी और ये भी नए कृषि कानून से खुश हैं। प्रधानमंत्री जो ये किस्त भेजते हैं वो हर 4 महीने में 2000 रुपये भेजते हैं और 1 साल में लगभग 6000 रुपये हमें वो भेजते हैं और मुझे हर बार पैसे प्राप्त हुए हैं और इस बार भी प्राप्त हुए हैं। जो अब की बार है, पिछली बार भी प्राप्त हुए थे और इस पैसे का प्रयोग हम जो हमें अपने फसल में लागत लगाने के लिए कभी कभी यूरिया लेना पड़ता है या खाद या बीज लेना पड़ता है तो उस चीज़ों की जरूरत हम उससे पूरी कर लेते हैं। किसानों का भ्रम दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी मैदान में हैं। देखिए, नियम के मुताबिक ऐसे किसान जो सरकारी नौकरी करते हैं या जिनकी पेंशन 10,000 से ज्यादा है या जो इनकम टैक्स ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स चुकाने वाले किसान है या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या CA जैसे पेशेवर हो, उन सब किसानों को किसान निधि का लाभ नहीं मिलता। वो इस दायरे से बाहर आते हैं। वैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को मई 2019 में लॉन्च किया गया था। साल में 6,000 दिए जाते हैं 3 किश्तों में, हर 4 महीने में 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 6,000। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक अब तक लगभग 11.5 करोड़ किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं और अब तक 10,59,00,000 किसानों को 96,000 करोड़ रुपए उनके खातों में दिए भी जा चुके हैं। लेकिन आप जानते हैं बंगाल के किसानों को नहीं मिल पाते, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। हमारा देशी दृष्टिकोण भी यही है कि राजनीतिक मतभेद में किसानों के साथ कम से कम भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनकी क्या गलती कि ममता राज है? अगर ममता राज है तो उनको नहीं मिलेंगे 6,000 रुपए। अगर केंद्र सरकार की योजना को पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाए तो जानते हैं 71 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ होगा। अब वहां पर ममता सरकार इस चक्कर में किसान सम्मान निधि योजना वहां लागू ही नहीं हो पाती है। उनके बैंक अकाउंट में 6,000 जा ही नहीं पाते हैं और इससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी अगर किसान सम्मान निधि वहां पर लागू हो जाती है। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, लेकिन किसानों को बीच में नहीं पिसना चाहिए। देशहित में अब आपके काम की खबर। आपने कई बार सड़कों पर देखा होगा, कुछ लोग अपनी बाइक में शोर मचाने वाला, एक शोर करने वाला एक हॉर्न लगवा देते हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ी में बेहद ही तेज आवाज करने वाला, उसको शायद प्रेशर हॉर्न कहा जाता है, उसको लगवा देते हैं, बहुत तेज हॉर्न। यहां तक कि कुछ लोग अपने घर में इतना तेज गाना बजाते हैं कि पूरे मोहल्ले या पूरी सोसाइटी के लोग उनको सुनाने की कोशिश है, उनको परेशान करने की कोशिश है। ऐसे लोग नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार हैं। इन लोगों की आवाज नीचे करने के लिए अब आपके पास भी एक अधिकार है। ये देशहित की इसलिए स्टोरी क्योंकि इसमें आपका हित है। दिल्ली में एक कानून और एक यंत्र के जरिए ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। देखिए रिपोर्ट।
साइलेंसर वाली बाइकों की आवाज आपको भी परेशान करती है? पड़ोसी की कार में प्रेशर हॉर्न से आप भी परेशान हैं? मोहल्ले का डीजे वाला बाबू आपकी नींद खराब करता है। ध्वनि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ अब आपके पास भी एक अधिकार है। यह अधिकार है नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। इस अधिकार का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे और इस कानून से बिना वजह शोर मचाने वालों की आवाज कैसे नीचे करेंगे, वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप जरा इस यंत्र को देखिए। यही है वो हथियार जिससे ध्वनि हिंसा फैलाने वालों को सबक सिखाया जाता है। ये यंत्र डीजे वाले बाबू को भी काबू में करेगा, बिना साइलेंसर वाले बाइकर को भी साइलेंट करेगा और कान फाड़ू हॉर्न वाली कार का शोर भी बंद करवा देगा। दरअसल ये एक साउंड लेवल मीटर यानी ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। दिल्ली पुलिस के पास ध्वनि प्रदूषण को नापने वाला ये यंत्र आ गया है, जिसके बाद अब दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। शुरुआत गाड़ियों से ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों से हुई है। 101 जितना तेज हॉर्न उतनी बड़ी शान। देश में कुछ लोग अपनी बाइक और कार पर शोर करने वाले हॉर्न लगवाने को स्टाइल स्टेटमेंट और रसूख की निशानी मानते हैं। शायद यही वजह है कि बाइक पर कार वाले हॉर्न और कार पर ट्रक वाले प्रेशर हॉर्न लगवा लेते हैं। ऐसे असभ्य लोगों की आवाज को खामोश करने में ये साउंड लेवल मीटर बहुत कारगर साबित होगा। दिल्ली पुलिस ने जिनके चालान काटे हैं उनके बहाने भी सुन लीजिए। हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि कंपनी ने जो लगा के दिया, हमने सोचा वही मात्रा के हिसाब से सही दिया होगा उन्होंने, जो आवाज़ होगी उसकी। पर आज पता लगा है कि ज़्यादा है तो कंपनी इसकी जिम्मेदार होगी। हमारी तो कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है ना। कंपनी अगर लगा के दे रही है तो हम तो वही एंड करें। अगर अलग से कोई होता हॉर्न तो मैं मानता कि ये साउंड मीटर कैसे काम करता है अब जरा ये भी समझ लीजिए। वायु प्रदूषण के बाद ध्वनि प्रदूषण भी राजधानी दिल्ली के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने पहली बार नॉइज पोल्यूशन के तहत चालान काटना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए, इस मीटर के जरिए ये साउंड को मापा जाता है और जो साउंड जो आता है इसी मीटर के जरिए आंका जाता है। अलग अलग इलाके में साइलेंट जोन, कमर्शियल जोन, रेसिडेंशियल जोन, तीनों जोन में अलग अलग इसके मापदंड हैं और अगर उस मापदंड को से आगे किया जाता है तो उसके तहत दिल्ली पुलिस उसका चालान काटती है। इसी के तहत ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। तो उसके बाद इसमें एक प्रिंट आता है, उस प्रिंट से हमें ये पता लग जाता है कि जो हमने मापी है वो जो इसमें डिटेल आएंगी कि वो जो परमिसिबल लिमिट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मापदंड दिए गए हैं, जो पैमाने दिए गए हैं, उनसे पैमाने से ज़्यादा जा रही है या उन लिमिट्स में है। अगर ये जो हम मापते हैं जिस लेवल को, साउंड लेवल को, अगर वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए मापदंडों से पैमाने से ज़्यादा होगी, तो हम उसका तय जो कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आखिर सरकार की ओर से ध्वनि को लेकर तय मापदंड क्या है, इसे भी जानना जरूरी है। ध्वनि प्रदूषण का पैमाना डीबी यानी डेसिबल में आंका जाता है। सरकारी नियम के अनुसार रिहायशी इलाकों में रात के वक्त 45 डेसिबल से ज्यादा शोर जुर्माना करा सकता है। इसी तरह दिन में 55 डेसिबल से ज्यादा शोर नियमों का उल्लंघन है। अस्पताल और स्कूल वाले इलाके साइलेंस जोन में आते हैं। यहाँ दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल से ज्यादा आवाज ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी और इसके लिए चालान काटा जाएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर चालान काटने का प्रावधान है। ये चालान केवल गाड़ियों का ही नहीं, तेज आवाज में डीजे और लाउड स्पीकर बजाने पर भी काटे जा सकते हैं। यानी अब किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण फैलाया तो दिल्ली में जुर्माना कटना तय है।
नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 के तहत जुर्माने की रकम कोर्ट में तय होती है। दिल्ली पुलिस चालान को कोर्ट में भेज देती है। कोर्ट में दोष साबित होने पर अधिकतम जुर्माना 1 लाख रुपए या फिर 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। ऐसे में अगर दिल्ली में रहने वालों को अपने पड़ोसी की तेज आवाज में गाना सुनने या फिर देर रात तक डीजे बजाने से परेशानी है तो बेहिचक दिल्ली पुलिस से शिकायत करें। पुलिस इसी साउंड मीटर के साथ पहुंचेगी और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों की आवाज नीचे कर देगी। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, मतलब अब आवाज नीचे। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में आप जानते हैं रात 10 बजे से रात 12 बजे तक अगर आप लाउड स्पीकर या तेज म्यूजिक आप बजाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। अब आपको बताते हैं कि कितना तेज आवाज आपकी कानों के लिए खतरनाक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। देखिए, देश के ज्यादातर गाड़ियों में हॉर्न से निकलने वाली आवाज जो होती है वो 60 to 100 डेसिबल के बीच होती है, 60 से 100 डेसिबल के बीच होती है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के मुताबिक इंसान के कान 60 डेसिबल तक की ध्वनि को झेल सकते हैं। 60 डेसिबल गाड़ी से निकलती है, 60 से 100। अब सुनिए, अगर आप हफ्ते में 5 दिन, 7 में से 5 दिन 80 डेसिबल से ज्यादा का शोर अगर आप रेगुलर ट्रैफिक में रहते हैं 6 से 8 घंटे तक झेल रहे हैं ना, तो ये आपके लिए खतरनाक है। आप बहरे भी हो सकते हैं, ये IMA के हिसाब से बता रहे हैं आपको। इसके अलावा आप मानसिक रोगों के शिकार भी हो सकते हैं। यही नहीं, आपकी कार्य क्षमता भी इससे प्रभावित हो सकती है। नॉइस पोल्यूशन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्कार, जी न्यूज़ पर अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी देशहित के दूसरे हिस्से में सवाल के साथ कि आप क्या खा रहे हैं उसकी पहचान बताना क्या गलत? अगर आप धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से मांस खाने में विश्वास रखते हैं तो क्या आपको आपकी धार्मिक मान्यता के हिसाब से पता नहीं होना चाहिए कि आप हलाल मीट खा रहे हैं या फिर झटका? आज देशहित में हम आपको बताएंगे कि झटका और हलाल विवाद के धार्मिक आर्थिक पहलू क्या हैं और इस पर होने वाली सियासत भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि हलाल और झटका पर विवाद हुआ क्यों। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ये कहा कि इलाके में चलने वाले रेस्टोरेंट्स और मीट की दुकानों को ये बताना होगा, उनके लिए अनिवार्य होगा कि वहां बेचा जा रहा नॉनवेज हलाल मीट है या फिर झटका। ये रेस्टोरेंट और दुकान पर लिखना अनिवार्य होगा। इस प्रस्ताव को दक्षिणी दिल्ली निगम स्थायी समिति ने मंजूरी दी। प्रस्ताव में कहा गया कि रेस्टोरेंट और दुकानों में मीट के हलाल या झटका होने की जानकारी इसलिए जरूरी है ताकि ग्राहकों को यह पता चल पाए कि वो किस तरह का मीट खा रहे हैं। इसलिए इस पर साफ तौर पर इसका धार्मिक पहलू है, आर्थिक पहलू है और इसका एक पॉलिटिकल पहलू है जिस पर बात हो रही है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको हलाल और झटके के बीच का फर्क हम समझाते हैं। हलाल और झटका दोनों ही जानवर या पक्षी को काटने के दो तरीके हैं। हलाल अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है जायज। मुस्लिम समुदाय सिर्फ हलाल मीट खाता है। हलाल में जानवर या पक्षी की गर्दन पर कट लगाकर छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी मौत से पहले शरीर से सारा खून निकल जाए। इसके पीछे मुस्लिमों की धार्मिक मान्यता यह है कि हलाल मांस खाने से इंसान के शरीर में किसी तरह की बीमारी प्रवेश नहीं कर पाती, जबकि झटका के पीछे जो तर्क दिया जाता है अब आपको समझाते हैं। हिंदू और सिखों की धार्मिक मान्यता यह है कि जानवर को दर्द का एहसास नहीं होना चाहिए और इसीलिए एक झटके से उसके प्राण लिए जाने चाहिए। नई दिल्ली का झटका विवाद। दिल्ली में अब हलाल को झटका। दिल्ली के दक्षिणी नगर निगम का यह फैसला हलाल को जोर का झटका है। इस फैसले से अब रेस्टोरेंट्स और दुकानों की तस्वीर बदल जाएगी और दुकानों पर नॉनवेज की पहचान भी लिखी होगी कि वहां उपलब्ध नॉनवेज हलाल है या झटका, जिससे ग्राहकों को उनकी धार्मिक मान्यता के हिसाब से खाना मिल सके। SDMC के इस फैसले को लेकर रेस्टोरेंट्स चलाने वाले क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ नई दिल्ली के एक रेस्टोरेंट पहुंची।
अगर आप मीट खरीदने जाते हैं तो कितनी बार ये पढ़ते हैं कि वहाँ हलाल बेचा जा रहा है या झटका, ये तो मालूम नहीं। लेकिन अब एसडीएमसी ने ये प्रस्ताव पास कर दिया है कि जो भी लोग मीट बेचने का काम करेंगे उनको ये बताना होगा और बाकायदा बोर्ड लगाकर इसको लिखना होगा कि हलाल मीट बेच रहे हैं या झटका मीट बेच रहे हैं। लेकिन असल में बाजार में स्थिति क्या है? यहाँ रेस्टोरेंट संचालक लक्ष्मण ने बताया कि ज्यादातर खरीदार ये पूछते ही नहीं कि मीट हलाल है या झटका। मोस्टली 7 दिन में कोई एक या दो बंदा ही पूछता होगा। एक ही दो बंदा पूछता है, बाकी कोई नहीं पूछता। ज्यादा नहीं पूछते हैं, चाहे किसी भी धर्म से लोग आए। हाँ जी, हाँ जी। दक्षिणी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के 104 वार्ड्स में हजारों रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। इन रेस्टोरेंट्स में 90% दुकानों में नॉनवेज परोसा जाता है, लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट में ये नहीं लिखा जाता कि परोसा जा रहा मीट हलाल है या झटका। इसी तरह मीट की दुकानों पर बिकने वाले मीट के बारे में भी पूछने पर ही बताया जाता है कि वो हलाल है या झटका। इसलिए एसडीएमसी को ये जरूरी लगा कि ग्राहकों को पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं। जो हमारे किसी धर्म में, सिख में भी लिखा हुआ है और हिंदू में भी, कि हम हलाल झटका नहीं खाते, ना हिंदू खाते ना सिख खाते। तो हम ये हलाल झटका, हलाल मीट है, कोई खाना पसंद न करे, किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचे, तो हमने इसी उस पर ही, क्योंकि मुस्लिम अपना खाएं, हम अपना खाएं। एसडीएमसी ने प्रस्ताव में कहा है कि हिंदू और सिख धर्म के हिसाब से हलाल मीट खाना वर्जित है। हिंदू सिख धर्म में हलाल मीट धर्म के विरुद्ध है। हलाल मीट सिख धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। जी न्यूज ने एसडीएमसी के इस फैसले के बाद कुछ लोगों से बात की। मीट की दुकान चलाने वाले जो मुस्लिम दुकानदार मिले, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ हलाल मीट ही बेचते हैं। जो मुस्लिम ग्राहक मिले, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ हलाल मीट ही खरीदते हैं। जो हिंदू मिले, उन्होंने कहा कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि मीट हलाल है या झटका। साफ सुथरी शॉप से लेते हैं, जो काफी क्लीन शॉप हो। हलाल और झटके का ऐसा कोई इशू मेरे साथ। हमारे यहाँ 4 ही रहते कुरहते हैं। केसों का कत्ल नहीं करना, दूसरा तंबाकू का सेवन नहीं करना, तीसरा पर स्त्री पर पुरुष से संबंध नहीं बनाना, ये 3 है, और चौथी है कुट्ठा मांस, हलाल मांस नहीं खाना। झटका मीट का समर्थन करने वाले मानते हैं कि फैसला हिंदू मीट व्यापारियों के हित में भी है। हलाल मीट चाहने वाले सिर्फ हलाल मीट विक्रेताओं के पास ही जाते हैं और इस तरह झटका मीट के व्यापारियों के व्यापार का अर्थतंत्र टूट जाता है। दिल्ली से पृथु के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। अब आपको ये जानना चाहिए कि हिंदू धर्म में मांसाहार को लेकर क्या कहा गया है। चलिए आपको बता देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, जो मनुष्य पशुओं के मांस का सेवन करता है उसे दंड देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में ही कहा गया है, यजमानस्य पशुन पाहि, यानी यजमान के पशु गाय, घोड़ा, बकरी, भैंस आदि की रक्षा हो, हिंसा न। श्रीमद् भगवद गीता में खाने को सात्विक, राजसिक और तामसिक के आधार पर विभाजन किया गया है। यानी हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार पूरी तरह वर्जित है। हालांकि भारत में बलि प्रथा बेहद प्राचीन है और कई मंदिरों में बलि का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। अब आपको सुनना चाहिए कि हिंदू और सिख धर्म गुरु हलाल और झटका विवाद पर क्या कहते हैं। कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा होगा कि आप किसी को मार कर खा जाइए? यहाँ पाप और पुण्य की परिभाषा वैभव निरंतर बदलती है। मेरी नज़रों में वो पुण्य है जिससे मेरा लाभ होता है, दूसरे का विनाश होता है, मुझे कोई ताल्लुक नहीं। वो शास्त्र जो मनुष्य से लेकर के जीव मात्र तक की रक्षा की बात करता है, वो शास्त्र कहाँ कहेगा कि किसी को मार कर खा जाइए? और किसी को मार कर आप खा भी रहे हो, क्या उसका वो किसी का बालक नहीं होगा या किसी की माँ नहीं होगी? वो कहते हैं ना कि नाना भरण शोभाढ्याय नाना भरण समन्वितः, वो नाना प्रकार के जीव जंतुओं में भी होता है। तुम उसे खाने की पहली बात तो मुझे लगता है कि ये मात्र कपोल कल्पना है जो आप शास्त्र का नाम लेकर कुछ भी बात कह देते हो। जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जिनको हम गुरु मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें इस टॉपिक पे ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। 1931 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो एक प्रारूप तैयार करती है जिसको नाम दिया जाता है सिख रहत मर्यादा। उस जो सिख रहत मर्यादा है उसके अंदर ये लिखा है
कि आप जो सिख हैं वो हलाल नहीं खाएंगे, जिसको इन्होंने वर्ड यूज़ किया कुट्ठा नहीं खाएंगे। सो दो बातें, धर्म ग्रंथ में इसका जिक्र नहीं है, बट कोड ऑफ कंडक्ट सिख रहत मर्यादा में इसका जिक्र है। तो आपने सुना, धर्म हिंदुओं को मांसाहार की इजाजत नहीं देता और सिखों को भी हलाल मीट की इजाजत नहीं। लेकिन हलाल और झटका विवाद से ऊपर उठकर आपको यह भी जानना और समझना चाहिए कि मांसाहार क्या आपके शरीर के हित में है, इसके पीछे पूरी विज्ञान क्या है और विज्ञान क्या इसकी इजाजत आपको देता है। अगर आप हलाल मीट खाने के शौकीन हैं तो ये जानकारी आपके लिए ही है। डॉक्टर्स का मानना है कि झटका मीट हलाल मीट की तुलना में ज्यादा सेहतमंद है, क्योंकि किसी जानवर को हलाल करने के लिए उसकी गर्दन में एक छोटा कट लगाया जाता है, जिससे जानवर को मरने में 7 से 10 मिनट या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। इस दौरान जानवर में ऐसे तनाव और डर वाले हार्मोन रिलीज होते हैं जो इंसानों के लिए ठीक नहीं है, जबकि झटके से जानवर को खत्म करने में ऐसा नहीं होता। हलाल मीट होता है, झटके में क्या करते हैं, एनिमल को एक स्लिट में एक झटके में काट देते हैं। लेकिन जो हलाल का कॉन्सेप्ट ये है, हलाल वाले ये करते हैं कि वो कैरोटिड वेसल होती है उसको स्लिट कर देते हैं और ब्लड धीरे 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 बाहर निकलता है। चूँकि ये क्राइसिस की सिचुएशन होती है और आदमी जब क्राइसिस में होता है, किसी भी तरह के फियर और फ्राइट की रिएक्शन जो बॉडी में होती है, उससे बॉडी में एड्रेनलिन जो लाइफ सेविंग हार्मोन्स होते हैं वो हाई क्वालिटी में निकलते हैं, हाई वॉल्यूम में निकलते हैं, जिससे वो ब्लड में ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। हालांकि डॉक्टर भी ये मानते हैं कि मांसाहार इंसान को बीमारियों का घर बना सकता है। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक इंसानों के पाचन तंत्र में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो खाना पचाने, पोषक तत्वों को सोखने, ऊर्जा के स्तर और रोग प्रतिरोध में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप मांसाहारी भोजन करते हैं तो शरीर उसे पचाने में काफी मेहनत करता है और इसका सीधा असर आपके दिल पर पड़ता है। वेजिटेरियन डाइट लें, टू बी मोर प्रिसाइज अगर मुझे पूछते हो तो मैं कहूँगा वेगन डाइट लें, जिसमें कि दूध का प्रयोग भी कम होता है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो मेन आर्टरी को ब्लॉक करती है चीज़ वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है ये मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिवर में होती है और लिवर जो है एनिमल किंगडम में है। सो जो जानवर से चीज़ निकलती है, मीट मांस जो भी है, एग है और दूध है, इन चीज़ों में एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। सो नो भी नॉन वेजिटेरियन फूड होगी इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होगा, एलडीएल, जिससे हार्ट अटैक होता है, जिससे स्ट्रोक होता है, बाकी रक्त की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, पैर की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक शाकाहारी लोगों का दिल नॉनवेज खाने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ होता है, यानी उन्हें दिल से जुड़ी बीमारियां और स्ट्रोक से होने वाली मौत का खतरा कम होता है। दिल से जुड़ी बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर का खतरा 16% कम होता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण होने वाली मौत की संभावना 32% कम होती है। वहीं किसी भी बीमारी के चलते होने वाली मौत की आशंका 25% कम होती है। दुनिया भर में हुए कई रिसर्च बताते हैं कि मांसाहार के मुकाबले शाकाहारी खाना डायबिटीज के रिस्क को कम करता है। वीगन डाइट मूड को अच्छा रखती है, इससे मोतियाबिंद का खतरा कम होता है। इतना ही नहीं, इससे किडनी में होने वाली पथरी को रोका जा सकता है। इसके अलावा वीगन डाइट दिल की बीमारियों और कैंसर के खतरे को कम करती है। साथ ही मांसाहारी लोगों की तुलना में वीगन डाइट लेने वाले इंसान की उम्र लंबी होती है। नॉनवेज खाने के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि मांसाहार में प्रोटीन की मात्रा बेहद ज्यादा है, लेकिन बैलेंस डाइट रखी जाए तो शुद्ध शाकाहारी खाना भी आपके शरीर के पोषण को पूरा कर सकता है। शाकाहार न सिर्फ आपके स्वास्थ्य हित में है बल्कि पर्यावरण हित में भी है। मीट और डेयरी प्रोडक्ट में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर पृथ्वी पर सभी लोग शाकाहार अपना लें तो 2050 तक हम खाद्य उत्पादन से होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 70% तक रोक सकते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो बात हलाल और झटका मीट की हो रही है। आपको ये भी जानना चाहिए कि यूरोप के कई देशों में हलाल मीट पर पाबंदी है। यूरोप के मुस्लिम इसका जमकर विरोध भी कर रहे हैं। यूरोप के बेल्जियम हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, आइसलैंड हो, डेनमार्क या फिर हो स्लोवेनिया, ये वो सभी देश हैं जहां पर हलाल मीट को बैन किया जा चुका है और हो सकता है कि पूरे यूरोप में अब हलाल मीट ही ना मिले। जी हां, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है।
वैसे देशहित टेक की बात करें तो देशहित में हम ये मानते हैं कि मानव होने की वजह से हमें मानवीय गुण हम में दिखने चाहिए और दिखाए भी जाने चाहिए। दुनिया में पशु पक्षियों की हत्या सिर्फ खाने के लिए नहीं होनी चाहिए और कई चीजें बनाने के लिए भी जानवरों से जो क्रूरता होती है वो नहीं की जानी चाहिए। बेल्जियम के लिए हलाल मीट पर यूरोपियन कोर्ट का फैसला पूरे यूरोप के मुस्लिमों के लिए हलाल मीट बंद करने जा रहा है। बेल्जियम ने 2019 में फैसला किया था कि खाने के लिए पशु या पक्षी की हत्या की जा रही है तो उसे बेहोश किया जाना जरूरी है ताकि उसे दर्द का एहसास न हो, जबकि मुस्लिम मानते हैं कि जानवर को हलाल करते वक्त उसका होश में रहना जरूरी है और ऐसा नहीं हुआ तो उसका मीट खाने की इजाजत इस्लाम में नहीं है। मुस्लिमों ने बेल्जियम के इस फैसले का विरोध किया और यूरोपियन कोर्ट में अपील की और यूरोपियन कोर्ट ने बेल्जियम सरकार के फैसले को सही माना। अब बेल्जियम के मुस्लिम इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूरोपियन कोर्ट का फैसला उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर बड़ा आघात है। बेल्जियम के मुस्लिम समुदाय का यह भी आरोप है कि अप्रवासी मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह यूरोप में भावनाएं भड़की हुई हैं, उसी वजह से ऐसा कानून लाया जा रहा है। लेकिन बेल्जियम के फैसले का यहूदी भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहूदियों की धार्मिक मान्यता के मुताबिक मारते वक्त पशु पक्षी का होश में रहना जरूरी है, लेकिन यहूदियों की धार्मिक परंपरा पशु पक्षियों को हलाल करने की नहीं है। यूरोपियन कोर्ट के इस फैसले का पूरे यूरोप में प्रभाव पड़ना तय है और हो सकता है कि बेल्जियम, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क और स्लोवेनिया की तरह पूरे यूरोप में हलाल मीट बैन हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कई ऐसी चीजें होती है जिन्हें बनाने के लिए जानवरों से क्रूरता की जाती है। आप क्या जानते हैं कि बियर में मछलियों के ब्लैडर से निकला केमिकल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा परफ्यूम्स में ऊद-बिलाव के शरीर के अंश का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक बैग की बात करें तो जानवरों के फैट का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। वहीं कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे हैं जिनमें गाय, भेड़ और घोड़ों के फैट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउन शुगर, इसे रिफाइन करने में हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो मुद्दा है हलाल वर्सेस झटका, इस पर पूरी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिहाज से ही नहीं, यूरोप के लिहाज से भी, और वही कोशिश हमने देशहित में इस वक्त की है। कुछ और खबरें Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.